सभी मित्रों को, भाई बहनों को जय बलराम, जय श्री परशुराम भगवान की जय। आप सबका साथ और समाज का विकास। प्रतिदिन नए नए बिंदुओं पर चर्चा आप सभी लोगों के साथ। आपके सुझाव, मार्गदर्शन, सहयोग, आशीर्वाद और हमेशा से आप सभी का सहयोग रहा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। हम फेसबुक लाइव के माध्यम से समाज सेवा में 7 साल बेमिसाल के साथ आप सभी लोगों का मार्गदर्शन, सहयोग, आशीर्वाद की अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि 7 साल का समय समाज के लिए और हमारे साथ कई सारे साथियों का समय समाज के लिए बड़ा योगदान रहा है। और आज हम कहीं ना कहीं उस 7 साल के अनुभव के साथ में आगे के काम करना चाहते हैं, जिसमें हम बार बार आप सभी लोगों का सहयोग, समर्थन मांग रहे हैं। हमने काम करते हुए जो देखा, जो समझा, जो योगदान, जो मार्गदर्शन समाज की तरफ से हमें मिला, उस सभी में जो बिंदु सामने निकल के आते हैं, उसमें हमको समाज का काम करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण बिंदु है सोच। और हमारी सोच केवल एक प्रकार से ही हम सोचें तो कार्य संभव नहीं है, क्योंकि समाज और हमारा प्रदेश और हमारा देश बहुत विशाल है। इस विशाल राष्ट्र में हमारी समाज भी बहुत विशाल, विस्तृत फैली हुई है। इसलिए हम कोई भी काम करते हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे संस्कार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे समाज के प्रति जो कुठाराघात होता है उसके लिए मुद्दे हों, चाहे ज्ञापन हो, चाहे किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को मदद पहुंचाना हो, सभी के लिए हमारी सोच एक जैसी काम नहीं करती है। हमको स्थानीय मुद्दों पर अलग सोचना पड़ेगा, प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर अलग सोचना पड़ेगा और राष्ट्रीय मुद्दों पर अलग सोचना पड़ेगा, जिसमें हमारी सोच राष्ट्र, प्रदेश के लिए और स्थान के लिए जब अलग अलग होगी तो स्थानीय लोग और प्रदेश से लोग और राष्ट्र से लोग जुड़ेंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय भी हमारे बिंदु है। बहुत सारे समाज बंधु इस समय देश से बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उन सेवाओं में आरक्षण एक मेन विषय है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे युवा जिनको आरक्षण के कारण नौकरी नहीं मिल पाती, और ऐसे ही लोगों को विदेश में बड़ा महत्व मिलता है और यहाँ से बहुत अच्छा भी कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र और परिवार से दूर हो जाते हैं। तो हमको अंतर्राष्ट्रीय बिंदुओं पर भी मंथन करना पड़ेगा। बहुत बड़ी संख्या में गांव से युवा निकल के शहर की तरफ भाग रहे हैं और शहर में ही अपना वर्चस्व बना लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, घर से बाहर निकलना, बहुत दूर जाकर के अपना वर्चस्व बनाना बहुत अच्छी बात है। यही आपकी प्रतिभा है और इसी के लिए आपको पढ़ाया लिखाया है। परंतु आप अपना स्तर बढ़ा लेते हैं, अपनी नौकरी अच्छी पा लेते हैं, घर बंगला सब हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव में रह रहे माता पिता के प्रति उतना रुझान आप नहीं होता है बच्चों में। हम प्रेजेंटली देख रहे हैं कई परिवार ऐसे हैं जो भोपाल में
एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी की शादी हो गई, वो भी विदेश में है। बेटा की नौकरी भी लगी तो वो भी विदेश चला गया। अब वो है वृद्धा होकर के भी उन सुखों को नहीं, पुत्र सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हर माता पिता का बचपन से जब पढ़ाई में डालते हैं उसी समय से एक सोच होती है कि हमारा बच्चा बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े, अच्छी नौकरी करे। लेकिन आगे बढ़ाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने जीवन की जो भी पूंजी है वो सारी सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई में लगाते हैं, फिर दूसरे कामों में लगाते हैं। बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ लिख के जब आगे चले जाते हैं, नौकरी लग जाती है, शादी विवाह हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं और माँ बाप से दूरियाँ हो जाती हैं। इसमें हमको कहीं ना कहीं विशेष मंथन की ज़रूरत है। संयुक्त परिवार और आप अकेले रहते हैं, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और आज संयुक्त परिवारों की बहुत कमी हुई है। हर दूसरा बच्चा परिवार से दूर हो रहा है। ऐसे कई सारे मुद्दों पर समाज को अध्ययन करने की ज़रूरत है और अध्ययन में जो कारण निकल के सामने आते हैं उन कारणों में सुधार करने की भी ज़रूरत है। वहीं कहीं ना कहीं रोज़गारों की, नौकरियों की उनके लिए कमी है और नौकरियों की पूर्ति के लिए, रोज़गार की प्राप्ति के लिए घर से बाहर जाना ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बार बार निवेदन है कि अपन कहीं भी रहें, किसी भी हालत में रहें, लेकिन जिन माता पिता का योगदान हमारे जीवन में, माता पिता ही गुरु होता है, माता पिता ही साक्षात ईश्वर का रूप है, भगवान है, और जिनके कारण हमको जीवन में सफलता प्राप्त हुई, हम उनको ही भूल जाते हैं। ये बिंदु जो है वो हमारे लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, सबके लिए घातक है। क्योंकि हमको जिसने जीवन दिया, जिसके कारण हम यहाँ तक पहुँचे, और हम उसी को जब भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी तो एक समय होगा जब वृद्धा अवस्था में पहुँचेंगे, हमारे भी बच्चे बड़े होंगे, और उस समय हम अपने बच्चों से फिर कल्पना कैसे कर सकते हैं कि वो हमको बुढ़ापे में एक गिलास पानी भी दें। क्योंकि आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। इस बात पे बहुत विचार करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है, और ये बहुत जटिल समस्या है। इस समस्या का निराकरण निकालने की भी ज़रूरत है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये निराकरण कोई और नहीं निकाल सकता है, हम स्वयं ही उसका निराकरण निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको बचपन से आगे बढ़ाने के लिए माता पिता अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, और अपने बच्चों के लिए माता पिता सपने देखते हैं, बचपन से बच्चों को सपने दिखाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों से आपको पूछते हुए मिल जाएगा, बच्चा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? तो कोई कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है कुछ बनेंगे। तो हमारे माता पिता ही हमको सपने दिखाना शुरू करते हैं बचपन से, और जब हम उनके सपनों को साकार करते हैं तब हम उनको भूल जाते हैं कि जो सपने जब बचपन में हमारे माता पिता ने दिखाए थे, जिनको आज हम जी रहे हैं, साकार कर रहे हैं, और उनके सपनों के कारण ही हम उन्नति के शिखर तक पहुंच रहे हैं। लेकिन उस मूल कारण को हम भूल जाते हैं, और जब हम मूल कारण को भूल जाते हैं तो सीधा समझिए कि हम अपने जीवन के सही मार्ग से भटक जाते हैं। और आज कई सारे साथी भटके हुए हैं, उसके परिणाम बहुत बड़ी मात्रा में हमको देखने भी मिल रहे हैं। कुछ परिणाम हमको तलाक के रूप में देखने मिल रहे हैं, कुछ परिणाम हमें जो मिल रहे हैं वो अदर समाज में शादी होने के परिणाम मिल रहे हैं। कुछ परिणाम ऐसे मिल रहे हैं जो कि माता पिता एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन माता पिता अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं। इन सारे विषयों पर कहीं ना कहीं समाज को, और समाज में यदि कोई संगठन चलाता है तो उस संगठन के पदाधिकारियों का नैतिक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि इस पर रिसर्च करें, इस पर मंथन करें, इस पर पूरी तरह इतना होमवर्क करें जो कि
साल के हिसाब से 2020, 2021, 2022, 2019 कब कितने सन में कितना हमारे समाज के बीच में क्या क्या हुआ, इस पे होमवर्क करके हम आने वाली पीढ़ी के सामने यदि रखेंगे, उनको बताएंगे कि प्रेम विवाह कितने सफल और कितने असफल हुए, आप घर से माता पिता से दूर रह के क्या क्या खो रहे हैं, क्या क्या पा रहे हैं। आप सफलता पा सकते हैं लेकिन संतोष नहीं पा सकते। घर में जब माता पिता दादा दादी सब होते हैं तो आपको काम पे जाते समय या काम से आते समय ना तो घर पे बच्चों की चिंता होती है, ना परिवार की किसी भी प्रकार की चिंता होती है। आप पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जो काम आप ड्यूटी आने के पहले और ड्यूटी से जाने के बाद करते हैं, वो काम सारे बीच के समय में माता पिता और दादा दादी के माध्यम से निपट चुके होते हैं। इन सारे विषयों पर बहुत मंथन की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इस तरह के दृश्य देखते हैं मन बड़ा दुखी होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनको सही मार्ग तक नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि हमारे पास उस तरह के प्लेटफार्म नहीं है काम करने के। लेकिन आज यदि कुछ नहीं है हमारे पास और कल भी वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आज जो चीज़ नहीं है उस पर काम करेंगे तो कल हमको वो भी मिलेगी, और उस पर हमारे जितने भी संघर्ष हो रहे हैं वो संघर्षों को सफलता मिलेगी। किसी भी काम में एक दिन में ही सफलता नहीं मिलती है। सफलता पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। जंग जीतने के लिए लड़ाई लड़ना पड़ती है, और मैदान में उतरने के पहले यदि आप हार मानेंगे तो आप तो वैसे ही हारे हुए हैं, आप जीवन में कभी जीत नहीं सकते। मैदान में उतरने के लिए आपको जंग लड़ना पड़ेगी और उस जंग में जीतने के हिसाब से उतरना पड़ेगा, और अपने आप को जंग जीतने के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। शारीरिक रूप से बनाना पड़ेगा, मानसिक रूप से बनाना पड़ेगा, अपने आप को हर तरह से सक्षम बनाना पड़ेगा। और उस सक्षम बनाने में समाज का योगदान कहाँ है, कितना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज जहाँ हम देखते हैं घोर दरिंदगी सामने आ जाती है, हमारे 8 साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल के मासूम बच्चों के साथ बड़ी दरिंदगी सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। हम दोषी क्यों हैं? क्योंकि हम कुछ चीज़ों को देखते हुए नज़रअंदाज करके आगे निकल जाते हैं। तो हमको कहाँ किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है और किस पे खड़े होना है और किस पे डट के खड़े होना है और किस पे लड़ना है, इस बात को समझना पड़ेगा और इसके लिए काम करना पड़ेगा। हर आदमी हर जगह 100% सक्षम नहीं होता है। आप कोई भी काम करते हैं, रिजल्ट 100% नहीं आते हैं, लेकिन कोई भी है परीक्षा हो, कोई ना कोई एक तो ऐसा होता है जो 100% लाता है। और उसमें जब हज़ारों बच्चे ठान लेते हैं कि 100% लाना है, जब 2-4 बच्चे 100% लाते हैं, लेकिन वो 100% उनकी सफलता, उनका दृढ़ संकल्प और उनकी सकारात्मकता, उनकी उस विषय पर सोच और सोच के साथ उनका अध्ययन, हर चीज़ जब एक पैमाने पर सही मिलती है तो बराबर सफलता प्राप्त होती है। ऐसे ही कई सारे मुद्दे हैं। आज बेरोजगारी की, नौकरी की बहुत कमी है। अब इस नौकरी में कई प्रकार से और कैसे लाभान्वित करवाएं। कुछ बहुत पढ़े लिखे युवा भी नौकरी से वंचित घूम रहे हैं, कुछ मध्यम पढ़े हुए हैं वो भी नौकरी के लिए घूम रहे हैं, और कुछ लोग समाज में ऐसे भी पाए जाते हैं जो पहले कारण कुछ भी रहा हो लेकिन वो सही से पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन आज उनको रोज़गार की ज़रूरत है। तो हम केवल रोज़गार के विषय में पढ़े लिखे बच्चों को रोज़गार कैसे दिलाएं यही सोचते रहेंगे तो अनपढ़ लोगों के लिए कौन सोचेगा। तो हमको बिना पढ़े हों, चाहे कम पढ़े हों, चाहे बहुत ज़्यादा पढ़े हों, इन सब के लिए ही सोचना पड़ेगा, और हर तरह से कुछ ना कुछ विकल्प ऐसे ढूंढ के निकालना पड़ेंगे जिसमें अनपढ़ व्यक्ति भी समाहित हो जाए
पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सम्मानित हो जाए, और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो वो है इस सब में सक्रियता से काम करे। मेरा जीवन का स्वयं का अनुभव रहा है। हम लोग लेते हैं लेकिन उसका वापस नहीं करते। उसमें कई प्रकार के ऋण हैं जो हमारे ऊपर आज भी हैं। माता पिता का ऋण जो कि जीवन पर्यंत कभी पूरा अपन नहीं कर सकते, और उसमें कुछ कर भी सकते हैं वो हम वर्तमान में करते नहीं हैं। मैं स्वयं 1994 से 1999 तक सनातन संस्कृत विद्यालय पिठेरा गाड़ाबारा नरसिंहपुर में अध्ययन मैंने किया है। वहाँ मध्यमा, पूर्व मध्यमा से उत्तर मध्यमा तक 4 साल का कोर्स मैंने किया, 12वीं तक पढ़ा मैं। वहाँ पर जितने भी विद्यार्थी रहते थे सारे विद्यार्थियों को हर तरह की सुविधा, शिक्षा, पुस्तक इत्यादि से लेकर जो भी सुविधा है सारी फ्री मिलती थी संस्था की तरफ से। और उस सुविधा के कारण ही हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे माता पिता का आशीर्वाद उसमें रहा। जो हमारे पिताजी ने उस समय निर्णय लिया कि वहाँ विद्यालय में पढ़ाई के लिए छोड़ना है, और उनने उस समय विद्यालय में भेजा, पढ़ाई की, और 4 साल टोटल निःशुल्क पढ़ाई वहाँ पे हुई। और इसके बाद मैं भोपाल में आके शास्त्री आचार्य शासकीय रामानंद संस्कृत महाविद्यालय से किया। यहाँ पर भी गुफा मंदिर पर सारी सुविधाएं, विद्यार्थियों को रहने, खाने, पढ़ने की सारी निःशुल्क सुविधाएं थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ हम अपने सुविधा से रहे और अध्ययन किया। हम चाहते तो निःशुल्क सुविधा का भी फ़ायदा ले सकते थे। इसी तरह लाखों लोग निःशुल्क पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब पढ़ाई पूरी कर लेते हैं हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। कोई नौकरी से, कोई रोज़गार से, हर तरह से सक्षम हो जाता है, लेकिन फिर पलटकर हम विचार नहीं करते कि जो सुविधा हमको मिली है उस सुविधा में किसी का तो योगदान रहा होगा। किसी ने तो धन का दान किया होगा, किसी ने अन्न का दान किया होगा, किसी ने पुस्तक का दान किया होगा, और जब हम सक्षम बन गए हैं तो हम कितना उसको वापस कर रहे हैं। जब हम यदि सक्षम हो गए हैं तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमारे द्वारा भी कुछ ऐसा काम किया जाए जो कि और नई पीढ़ी में आने वाले बच्चे लाभान्वित हों, उनको अच्छी पढ़ाई मिल सके। तो ये हमारे ऊपर, मेरे स्वयं के ऊपर, हमारे पिठेरा में जो गुरुदेव ने पढ़ाया, दीक्षित जी ने, उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनका मार्गदर्शन, उनकी दी हुई शिक्षा के माध्यम से ही आज हम यहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी विचार नहीं किया कि हमको ये सब के बदले में रिटर्न क्या देना है। और जब तक हमारे मन में रिटर्न देने की भावना नहीं होगी, जब तक हम आने वाली पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ रही है, लेकिन जो सुविधाएं, जैसे मान लो एक विद्यालय में 100 लोगों की सुविधा है, लेकिन आने वाले सालों में 500 लोगों की सुविधा उसमें नहीं बढ़ सकती है, तो नए विद्यालय तो खुल ही सकते हैं ना। और हम सब आज जितने भी लोग विद्यालय के माध्यम से निःशुल्क पढ़े हैं, उन सभी लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यदि हमारी पूरी पढ़ाई किसी के भी माध्यम से निःशुल्क हुई है और आज हम यदि सक्षम बन गए हैं, तो हमारे माध्यम से भी किसी आने वाले बच्चे की पढ़ाई हो सके और वो बच्चा सक्षम बन सके। ये हमको रिटर्न देने की भावना अपने मन में जगाना पड़ेगी, और यही भावना यदि आप जगाने में सफल होते हैं तो विश्वास कीजिएगा, आने वाले पीढ़ी में जो भी बच्चे होंगे वो बहुत अच्छी शिक्षा पाएंगे। और जैसे हमने निःशुल्क शिक्षा पाई है, वो भी आने वाले पीढ़ी भी निःशुल्क शिक्षा हर तरह से पा सकती है। इसमें संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी आज पढ़ाई के 3 माध्यम हैं। तीनों माध्यमों की ज़रूरत है हमको। सनातन धर्म बचाने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म को अखंड बनाने के लिए संस्कृत शिक्षा की भी ज़रूरत है। वहीं हमारा राष्ट्र है, हमारी राष्ट्र की भाषा हिंदी है, और उस हिंदी को भी हम
अपने माध्यम से कितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कितना जीवन में उपयोग कर सकते हैं। वहीं अंग्रेजी है, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, लेकिन किंतु आज वर्ल्ड में अंग्रेजी के बिना कुछ संभव नहीं है, और हम अंग्रेजी से दूर भागेंगे तो हम दुनिया का उतना सामना नहीं कर सकते। इसलिए अंग्रेजी का भी महत्व उतना ही है। और एक बच्चा सभी में निपुण हो जाए ये भी नहीं होता। जिसकी जिसमें रुचि हो उसको अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, और हम जो भी कदम उठाएं उसको इतनी मजबूती से आगे बढ़ाएं कि आने वाले कई हजारों वर्षों तक उस पीढ़ियों को लाभ मिलता रहे। बहुत सारे मित्र अभी लिख भी रहे हैं साथ में। राजेश शर्मा जी लिख रहे हैं, सर्वप्रथम तो गुरुकुल किन्हीं कारणों से बंद हैं, उनको पुनः आरंभ किया जाए। बहुत सारे गुरुकुल बंद भी हैं, उनको आरंभ किया जाए, और जो बाकी जो सुचारू रूप से चल रहे हैं वो भी और सक्षम बने, उनमें आज के समय के हिसाब की फैसिलिटियाँ बढ़ें। आज कंप्यूटर का युग है, उसकी शिक्षा भी साथ में बच्चों को मिले। हमको साम दाम दंड भेद हर तरह से बच्चों को तैयार करना पड़ेंगे। आने वाले समय से लड़ना है और आगे बढ़ना है तो शिक्षा सर्वोपरि है, सर्वप्रथम है, और हर तरह की सुविधा बच्चों को मिले जिससे कि किसी भी तरह से उनकी पढ़ाई बाधित ना हो। इन सभी विचारों के साथ हम आपका मार्गदर्शन चाहेंगे, और मुझे विश्वास है बहुत सारे फ़ोन और व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर इत्यादि माध्यम से हमको बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिल भी रहे हैं, और उन सुझावों पे लगातार हम काम भी कर रहे हैं। ये लाइव आने का केवल उद्देश्य एक ही है कि हम आगे जो काम करना चाहते हैं उसे बहुत मजबूती से, पूरी तत्परता से और पूरी लगन से उस काम को करना चाहते हैं, और उसमें आप सभी लोगों का सहयोग पहले से रहा है, आगे भी रहेगा, ये भी विश्वास है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको अपनी सोच को विशाल करना पड़ेगा, सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। हम अपनी समाज के लिए काम कर रहे हैं, करेंगे और करते रहेंगे। साथ में सनातन धर्म और राष्ट्र उत्थान भी जरूरी है, और हम सनातन धर्मी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, इस बात का हमको गर्व होना चाहिए, और समाज के साथ राष्ट्र और सनातन धर्म को भी जागृति उत्थान के साथ में आगे बढ़ना है। क्योंकि जब राष्ट्र मजबूत होगा तो ही हमारी समाज की एकता काम की है। नहीं तो हम केवल समाज में एक बने रहे और राष्ट्र को आगे लेके नहीं चल पाए, नहीं बढ़ा पाए, तो हमारी एकता का कोई मतलब नहीं है। हमारे पुरी वाले शंकराचार्य जी 3 वर्ष में हिंदू राष्ट्र होगा भारत, इस बात की घोषणा कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उनका भी साथ देना है। चारों शंकराचार्य कहीं ना कहीं सनातन धर्म के वो स्तंभ हैं, जो कि उन्हीं पर सनातन धर्म टिका हुआ है। और यदि एक शंकराचार्य हिंदू राष्ट्र के लिए सामने आते हैं तो बाकी शंकराचार्य, बाकी जो भी मठाधीश हैं, जो भी धर्माधिकारी हैं इत्यादि सारे लोग एक साथ में आए और एक साथ में यदि इस आवाज़ को उठाएं तो वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कुछ कामों के लिए हमको शारीरिक मेहनत भी करना पड़ेगी, कुछ कामों के लिए आर्थिक मेहनत भी करना पड़ेगी, और कुछ काम ऐसे हैं जो केवल हम घर बैठे कर सकते हैं। उसमें ना तो आपका 2-5 मिनट का समय लगेगा और वही बात हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी। तो हम समय बार बार यदि बाहर जाके नहीं दे सकते हैं, धन बार बार खर्च नहीं कर सकते हैं, तो हम 5 मिनट से 10 मिनट हर दिन समाज और राष्ट्र के लिए घर बैठे, जिसका सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है, उसके माध्यम से हम
समय दे सकते हैं और समाज को और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। हमको इन सारी बिंदुओं पर बार बार विचार करना पड़ेगा। हजारों कारण सामने ऐसे आते हैं कि जिनको देखकर हर व्यक्ति का खून खौलता है, परंतु कर कुछ नहीं पाते, और यदि करते भी हैं तो उसके परिणाम नहीं मिलते। लेकिन अब परिणाम आना शुरू हो गए हैं और जो समाज पे कुदृष्टि लगाए बैठे हैं वो भी समझ चुके हैं। आज से 4 साल 5 साल यदि अपन देखें तो इस समय में ये 4-5 साल में समाज में बहुत एकता आई है, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। इस एकता के फायदे भी लाखों लोगों को मिले हैं और आगे भी हमारी एकता बढ़ेगी, अखंडता रहेगी तो हमारे लाखों लोगों को उसका फायदा मिलेगा। इसमें भी कोई संशय का विषय है ही नहीं है, क्योंकि समय बदल रहा है। पहले एक समय था जब सनाट, कानकोर, भार्गव, सरजू पारी इत्यादि सब अपने अपने क्षेत्र में काम करते थे और बटे हुए थे, लेकिन आज वह दायरा पूरी तरह से टूट चुका है और उसमें कहीं न कहीं हम सब लोग जो 4-5 साल से निरंतर काम कर रहे हैं उसका परिणाम है। और जब 4-5 साल में इतने परिणाम हम देख सकते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम हमारे सामने होंगे। हमको सही दिशा में निरंतर कार्य करने की ज़रूरत होती है। कोई भी काम में, कोई भी विषय का पेपर देते हैं तो 1 साल पूरा पढ़ाई करना पड़ता है, जब जाके पेपर देते हैं, और पेपर देने के बाद भी कुछ समय इंतज़ार करना पड़ता है जब रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट उस समय क्या आता है उस पर घर वालों की, माता पिता की, आपके चाहने वालों की, सबकी उस पर नज़र होती है। तो हमको काम अपना निरंतर करते रहना है। जब जब जैसी जैसी परीक्षाएं समाज के बीच में आएंगी उन परीक्षाओं में परीक्षा देना है और उत्तीर्ण होना नहीं होना यह रिजल्ट के ऊपर निर्भर करता है। और विश्वास हमारा कोई डिगा नहीं सकता। हमारा विश्वास अटल है तो परिणाम सकारात्मक ही मिलेंगे, क्योंकि आप यदि अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए नहीं सोच पाते हैं तो आपको अपने जीवन के विषय में तो सोचना ही पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र में आगे कैसे जाना है, इस बात पर हमको बार बार हर व्यक्ति को अध्ययन करना पड़ेगा। आप यदि अपने बारे में नहीं सोचोगे तो पड़ोसी को या किसी दूसरे व्यक्ति को आपके बारे में सोचने के लिए, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। हाँ, यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको गिराने के लिए लाखों लोगों के पास समय है और वो आपको आगे बढ़ने के लिए रोकेगा। लेकिन कहीं न कहीं जो आगे बढ़ने के लिए रोकने वाले होते हैं वही आपको और आगे बढ़ने के लिए मजबूत करते हैं। तो आप उनको भी सकारात्मक दृष्टि से देखें। ऐसे जो लोग आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रहे हैं वो आपके कहीं न कहीं शुभचिंतक हैं और अगला कदम आप और मजबूती से आगे रखें उसके लिए प्रेरित करते हैं। आप उन लोगों से सीख के आगे अगला कदम जो रखते हैं उसको और मजबूती से रखें, ना कि आप उन लोगों से घृणा करें, उनकी निंदा करें। उनकी निंदा और उनसे घृणा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनसे सीख लें, उनसे मार्गदर्शन लें कि यदि वो आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अगला पैर कितनी मजबूती से आगे रख सकते हैं और बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई यदि पीछे खींच रहा है तो आगे खींचने वाले भी हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, और जो आपको आगे ले जाने में सहयोग कर रहे हैं उन पर ध्यान दें। कहीं भी अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ में चलते हैं। आप अच्छाई से चूकेंगे तो बुराई हमला कर देगी, और बुराई ने हमला यदि कर दिया और आपके पता चल गया कि हम बुरे रास्ते पे हैं तो आपको अपने आप में परिवर्तन की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है और सही दिशा में कदम रखने की आवश्यकता है। इसलिए सोच बदलें, समाज बदलेगी, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। आज पहले की अपेक्षा हमारी समाज में हमारी
माता बहनों का भी सहयोग बहुत बड़ी मात्रा में समाज को मिल रहा है। हर जगह मातृशक्ति जागृत है और समाज के साथ सारे आयोजनों में, समाज की एकता में, समाज के उत्थान में हर जगह कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। उन सारी माता बहनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं और आप सभी भाइयों के, बहनों के, माताओं के, बुजुर्गों के सभी के सहयोग से ही समाज आगे बढ़ेगा, इसमें कोई संशय का विषय नहीं है। आप सब लोगों के मार्गदर्शन, सुझाव हम बार बार मांग रहे हैं और यह सुझाव कहीं ना कहीं बहुत उपयोगी होते हैं हमको, जो कि आपका एक शब्द भी किसी का मन परिवर्तन यदि कर सकता है तो वह श्रेय आप लें और आप अपने मन के भाव लिखें। आपके मन के भाव आप हजारों लोगों के बीच में लिखते हैं, यदि सैकड़ों लोग भी आपके भाव को समझ गए तो आप सैकड़ों लोगों को तो अपना भाव समझाने में सफल रहे। जिनको नहीं समझा पाए हैं उनके लिए आगे फिर प्रयास करेंगे। किसी भी काम में असफल होने के कारण हम रुक जाएं, यह संभव नहीं होता। असफलताएं मिलती हैं लेकिन हमको आगे मजबूती से बढ़ना है, आगे फिर सफलता मिलेगी, यह विश्वास रखना है। और इसी विश्वास के साथ में हम सब लोगों को एक सूत्र में बंधना है और हम बंधेंगे और हमको बंधना पड़ेगा, क्योंकि आज समय की यही मांग है। आप या आपके बच्चे या आपका परिवार, किसी को भी कहीं से किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो वह केवल आप सोचते रहो उससे पूरी नहीं होंगी। उसके लिए कहीं ना कहीं हमको समर्पण भाव से सामने आना पड़ेगा और हम जब अपनी खुद की समस्याओं पर लड़ेंगे तो उन लड़ाई से, उस लड़ाई, स्वयं की लड़ाई से समाज को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम जब खुद सीख लेंगे तो समाज के लिए कर पाएंगे। और बहुत सारी बातें हैं। हमारे ब्रजेश स्थापक जी साथ में जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बमोरी से शिव कुमार दुबे जी भी साथ में जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू अवस्थी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक हरिनारायण पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोक पाठक जी जुड़े। हम निरंतर संवाद करके बहुत सारी समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और हमको बार बार संवाद करना पड़ेगा, क्योंकि संवाद से समस्या का हल मिलता है। एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क में हर बात चल रही हो यह संभव नहीं होता। कहीं यदि आप गलत हैं और आपको छोटा बच्चा भी टोकता है तो आप उसको छोटा बच्चा समझ के डांटने की जगह आप अपनी गलती को स्वीकार करें, और जिस दिन आप अपनी गलती को समझ के उस छोटे से बच्चे को भी सॉरी बोलेंगे तो समझ जाना कि हम सही दिशा में चल रहे हैं। गलत को टोकने के लिए छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, किसी के भी लिए सहज है, और वो यदि आपको टोक रहा है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी गलती समझ आ रही है, तो गलती का एहसास करें और उस बात को वहीं पे ख़त्म करें और उस बात से सीख लेकर के अपने जीवन में आगे काम करें। यही गलती हमने पहले साक्षात रूप से देखी है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी माई का लाल कह के ललकारते हैं, लेकिन उनने उसका परिणाम भी भुगता, लेकिन आज तक कभी माफ़ी नहीं मांगी, इसीलिए उनने परिणाम भुगता। यदि उस दिन उनने किसी कारण से माफ़ी मांग ली होती तो समाज उस विषय को बुला दिया होता और इतने आगे नहीं बढ़ता। लेकिन इतने बड़े आंदोलन होते रहे, सब कुछ होते रहे, लेकिन उनने कभी भी इस विषय पर माफ़ी मांगना उचित नहीं समझा। उसके परिणाम उनको भुगतना पड़े और आगे भी भुगतेंगे, ये भी 100% सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम यदि अपने स्वयं के जीवन में भी गलती करते हैं तो उस गलती का पश्चाताप यदि सही समय से कर लेते हैं तो वो गलती आगे चल के और दूसरा रूप नहीं ले पाती। और छोटे बड़े सभी को एक समान भाव से उसमें देखना चाहिए।
देवेंद्र पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं नरसिंहपुर से। वो भी बहुत मजबूत ब्राह्मण समाज का काम करते हैं और हमारे लिए हमेशा समाज के लिए कोई भी संगठन हो, सही दिशा में जो भी संगठन काम करता है उसके लिए निरंतर उनका सहयोग रहता है। नरसिंहपुर का पूरा संगठन, पूरी टीम, हमारे नारायण दुबे जी अध्यक्ष हैं। और एक सूत्र में कैसे समाज को पिरो कर रखना चाहिए ये हमको नरसिंहपुर से सीखने को भी मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि वहाँ जो संगठन है, जो समाज में एकता है और समाज में काम करने की जो कार्यशैली है, सभी तारीफ़ के काबिल हैं। तो हम सभी लोग अपने अपने दिशा में जो जिस दिशा में काम कर रहा है उस दिशा में कैसे समाज का सपोर्ट कर सकते हैं, इस विषय पे हम सभी को अध्ययन करना है, स्वयं चिंतन करना है। आप किसी को रोज़गार दे सकते हैं, आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, आप किसी को सुझाव दे सकते हैं, आप किसी को सही रास्ता बता सकते हैं, आप किसी को विद्या का दान दे सकते हैं, आप किसी को पुस्तक का दान दे सकते हैं, आप किसी को रक्तदान कर सकते हैं। हमारे पास बहुत कुछ है जो कि हम दे सकते हैं और दान कर सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इन सभी विषयों पे आप सभी लोग विचार करिएगा, मंथन करिएगा, हमको सुझाव दीजिएगा। हम हमेशा 100% कोशिश करेंगे कि आपके सुझावों पर 100% खरे उतर सकें, काम कर सकें। आप सभी लोग इतना समय देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं न कहीं समाज आप सभी के कारण आज इतना आगे है और ये और बहुत तेज़ी से आगे जाएगा, इसमें भी कोई संशय नहीं है। क्योंकि आप हम सब निरंतर प्रयासों में लगे रहे हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके प्रयासों में ताकत होती है। और हमारे प्रयास हमेशा, मैं सभी लोगों से जो हमारे साथ बैठते हैं उनसे बार बार कहता हूँ, यदि जीवन में कुछ करना है तो बड़े सपने देखो। आज आप किस जगह हो, उस जगह से उस बड़ी जगह पे हम अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हैं, कैसे सजा सकते हैं। यदि हम सपना देखते हैं कि हमारी 5 मंजिल की बिल्डिंग बने, तो सबसे पहले आप ये सपना भी देखिए कि 5 मंजिल की बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर कितने मजबूत डालना पड़ेंगे, नीचे की बीम कितनी मजबूत बनना पड़ेगी। तो हम एक मंजिल डाल लेंगे, फिर दूसरी डाल लेंगे, फिर तीसरी डाल लेंगे। 5 मंजिल एक साथ नहीं डाल सकते, लेकिन एक एक करके हम 5 मंजिल डाल सकते हैं। लेकिन वो 5 मंजिल जब डाल सकते हैं जब आपके नीचे बीम और पिलर पहले से 5 मंजिल की सोच के हिसाब से भरे गए हों। यदि आपने पहले ही 1 मंजिल या 2 मंजिल की सोच के हिसाब से पिलर भरे हैं, उतने ही मोटे उसमें सरिया डाले हैं, उसी हिसाब की आपने लोहा सीमेंट गिट्टी लगाई है, तो आप 5 और 10 मंजिल बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसलिए आप अपना सोच का दायरा बड़ा करें। 5 मंजिल बिल्डिंग आज ही बन जाएगी ये नहीं है, आप 1 मंजिल बना लो। हर 2 साल 3 साल बाद 1 मंजिल बनाते जाएंगे, जब भी हम 10 साल में 5 मंजिल बना सकते हैं। लेकिन उसका फाउंडेशन मजबूत होगा तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। इसलिए अपनी सोच का दायरा बड़ा करें और उस सोच में अपने माता पिता की सोच को भी शामिल करें कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या सपने देखे थे, उनको आप किस तरह पूरा कर सकते हैं, उसको भी सम्मिलित करें और एक अच्छी दिशा में अच्छी सोच के साथ अच्छे सपने देखें, जिससे आपका स्वयं का हित हो, आपके परिवार का हित हो, आपके परिवार का के साथ में राष्ट्र का और सनातन धर्म का भी हित हो। ऐसे सपने बड़े देखें आप। और आपके सपने बड़े देखने में, आपके प्रयासों में, आपको जहाँ भी यदि ज़रूरत पड़े तो वहाँ आप याद करें। हम हमेशा आपके सहयोग और सपोर्ट में साथ में खड़े मिलेंगे आपको। लेकिन आप अपने सपनों का प्लेटफार्म तैयार करें। उस प्लेटफार्म में जहाँ जहाँ भी अड़चनें आएंगी, उन सारी अड़चनों को आप और हम मिलकर दूर कर लेंगे, लेकिन आपका सपना पूरा करेंगे। इन सोचों के साथ में आप निरंतर अपने सोच को विशाल करें, सोच का दायरा बड़ा करें। सफलता बहुत जल्दी आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आपने यदि सपना बड़ा नहीं देखा तो वही बात हो जाएगी कि आपने नीचे उतना फाउंडेशन मजबूत नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सपना बड़ा देखें, फाउंडेशन मजबूत भरें, बिल्डिंग तो कभी भी बना लेंगे।
आप सभी लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का आभार। जो लोग बात को और आगे पहुंचा सकते हैं वो शेयर भी करें, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो यूट्यूब चैनल से विप्र टुडे यूट्यूब चैनल से जुड़ने की कृपा करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सारे माध्यमों के साथ में कहीं ना कहीं हमको एक माध्यम ऐसा जोड़ना पड़ेगा कि हम एक जगह से अपनी आवाज़ सब तक पहुंचा सकें। उसी के माध्यम को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब चैनल बनाया गया है। आप भी उससे जुड़ें और आप अपने परिचित वालों को भी उससे जोड़ें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर नए संवाद पे अपन सब मिलते हैं, चर्चा करते हैं। जब तक के लिए सभी को जय बलराम, जय परशुराम, भारत माता की जय।